हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी के बारे में, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, जो पूरे देश में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और जिसे संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी। इस क्लास में हम समझेंगे कि महान्यायवादी कौन होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं तथा संसद में उसकी क्या भूमिका होती है। यानी आज की क्लास में हम भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी, जिसे भारत का महान्यायवादी कहते हैं, के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 में है। किसमें बात की गई है? इसकी बात आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। तो आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है? ये भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। यह सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और सरकार की ओर से अदालत में केस लड़ता है। तो ये क्या करता है? सरकार को, मान लीजिए कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनमें कानूनी मामलों में सलाह देते हैं और सरकार की ओर से अदालत में केस लड़ते हैं। मान लीजिए सरकार का कोई केस है, वो अदालत में, कोर्ट में चला गया कोई, तो उसको लड़ने का काम भी कौन करते हैं? भारत के महान्यायवादी ही करते हैं। ये केंद्रीय सरकार का मुख्य वकील माना जाता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, इनको केंद्रीय सरकार का मुख्य वकील माना जाता है। भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। यह सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और सरकार की ओर से अदालत में केस लड़ता है। जैसे मान लो सरकार पर कोई बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा वकील खड़ा होगा वही महान्यायवादी होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसके लिए जो खड़ा होता है सरकार की तरफ से सबसे बड़ा वकील, वो वकील ही क्या होता है? महान्यायवादी होता है। उसी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जब भी केंद्र सरकार का कोई भी केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो ये क्या करते हैं? महान्यायवादी उसकी वकालत करते हैं और उस केस को लड़ते हैं। अब बात करते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। तो अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता में सबसे पहले है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष हाईकोर्ट में क्या किया हो? उसने वकील रहा हो। क्या रहा हो? वकील रहा हो। या तो 5 वर्ष वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष हाईकोर्ट में क्या रहा हो? वकील रहा हो। वो क्या कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या होती हैं? ये योग्यता होती है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो ये योग्यता देखते हैं, या राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित क्या हो? विधिवेता हो। क्या हो? इमिनिएंट जूरिस्ट हो, मतलब उसको बहुत बढ़िया ज्ञान हो, तो उसको राष्ट्रपति क्या बनाते हैं? महान्यायवादी बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई वरिष्ठ वकील 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और वो बहुत प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी बना सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको महान्यायवादी बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई वरिष्ठ वकील है, वो 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और वो बहुत ही फेमस है, तो राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी बना सकते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करता है।
उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कार्यकाल की कि भाई महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो जो महान्यायवादी होते हैं उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है। किसकी इच्छा तक पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। राष्ट्रपति चाहे तो उसको 2 साल के लिए रख सकता है, चाहे तो 3 साल के लिए, चाहे तो पूरे 5 साल के लिए, चाहे तो उसको 2 महीने के बाद भी हटा सकता है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। यानी जब राष्ट्रपति चाहे वह पद पर रह सकता है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक वो महान्यायवादी है, वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर सरकार बदल जाती है तो नया राष्ट्रपति नए व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है तो वो पुराने महान्यायवादी को हटा सकता है। तो जैसे मान लीजिए अब सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति किसको बनाए हुए हैं? द्रौपदी मुर्मू को बनाया हुआ है। अब मान लीजिए अगले टर्म में मान लीजिए जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस की सरकार आ जाती है। अब कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस अपने राष्ट्रपति बनाएगा खुद का। अब वो जो खुद के राष्ट्रपति बनाएगा तो जो नया राष्ट्रपति चाहे तो वो पुराने जो महान्यायवादी होते हैं उनको हटा सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे जब तक महान्यायवादी पद पर बने रह सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति चाहे तो 2 महीने के लिए रख सकता है, चाहे तो पूरे 5 साल के लिए रख सकता है। अगर सरकार बदल जाती है, नई सरकार आती है, नए राष्ट्रपति बनते हैं तो उस राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग या तो उस महान्यायवादी को रख सकते हैं या उसकी जगह उसको हटाकर किसी दूसरे को महान्यायवादी बना सकते हैं। तो ये किसके निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वेतन और सुविधाओं की। तो महान्यायवादी को कोई सरकारी कर्मचारी की तरह निश्चित वेतन नहीं मिलता। उसे फीस के आधार पर भुगतान किया जाता है। क्या किया जाता है? केस बेस्ड उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है, केस के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाता है। वो कोई सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है कि उसको महीने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। वो केस के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो जो महान्यायवादी होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। अब सीमाएं का मतलब ये हो गया, अब ये नहीं कि आप सरकार के विरोधी दूसरे के साथ में सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओ, सरकार के विरुद्ध वकालत करो। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन उसकी क्या होती हैं? कुछ सीमाएं होती हैं। तो महान्यायवादी को कोई सरकारी कर्मचारी की तरह निश्चित वेतन नहीं मिलता। उसे फीस के आधार पर भुगतान किया जाता है, केस बेस्ड पेमेंट होता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लेकिन कुछ सीमाएं होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि महान्यायवादी की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो ये सरकार को क्या देता है? कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह देता है। केंद्र सरकार को कानून से जुड़े मामलों में क्या देता है? महान्यायवादी सलाह देता है। तो अगर सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो वो पहले महान्यायवादी से पूछती है कि ये संविधान के अनुसार सही है या नहीं है। तो महान्यायवादी क्या होते हैं? सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो वे पहले महान्यायवादी से क्या करते हैं? पूछते हैं कि भाई ये संविधान के अनुसार ये जो नया कानून है ये सही है या गलत है। तो महान्यायवादी का काम क्या होता है? सरकार को कानूनी सलाह देना। तो महान्यायवादी होते हैं वो सरकार को क्या देते हैं? कानूनी सलाह देते हैं। दूसरा है अदालत में सरकार का क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। अगर सरकार के विरुद्ध मान लीजिए कोर्ट में क्या चल रहा है? केस चल रहा है तो ये सरकार के लिए क्या करेगा? अपनी वकालत करेगा। क्या करेगा? वकालत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार की ओर से क्या करता है? केस को लड़ता है। क्या करता है? ये केस को लड़ते हैं। अगर किसी सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सरकार की तरफ से महान्यायवादी क्या करते हैं? बहस करेगा। क्या करेगा? बहस करेगा। तो ये सरकार की तरफ से क्या होता है? एक तरह का वकील होता है। अदालत में ये सरकार का क्या रखता है? पक्ष रखता है। क्या रखता है? पक्ष रखता है। अगर किसी सरकार ने के कानून को सुप्रीम कोर्ट में किसी ने क्या दे दी? चुनौती दे दी, तो ये अब क्या रखेगा? सरकार का पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये वकालत करेगा। तो महान्यायवादी का काम क्या होता है? अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार को कानूनी मामलों में क्या देना? राय देना। नेक्स्ट,
तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्य, और राष्ट्रपति जो कानूनी कार्य सौंपे उन्हें भी क्या करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहते हैं वह उन्हें करता है। तो सरकार को कानूनी सलाह देता है, ये कोर्ट में क्या करता है, सरकार की तरफ से वकालत करता है, और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्य भी करता है। अब बात करते हैं इनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। अब वो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। क्या होता है, बोलने का अधिकार। ये संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत के जो महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, उनको बोलने का क्या है, अधिकार है। और वो अगर कोई बहस हो रही है तो उसमें भी क्या ले सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं। अगर संसद में कुछ किसी चीज़ पर बहस हो रही है, किसी कानून पर किसी पर बहस हो रही है, तो उसमें क्या ले सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं। लेकिन उसे संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो संसद में उनको बोलने का अधिकार है। अगर संसद के अंदर कोई बहस हो रही है तो वो उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर संसद में कोई नया कानून बन रहा है और कानूनी सलाह की जरूरत है, तो महान्यायवादी संसद में आकर क्या करता है, समझा सकता है। क्या कर सकता है, समझा सकता है। तो मान लीजिए कोई नया कानून बनाया गया है, अब उसमें संसद के सभी मंत्रियों को, जितने भी सांसद हैं उन सबको क्या देनी है, सलाह देनी है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो संसद में आकर क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं या बोल सकते हैं। तो उसको क्या है, संसद में क्या है, बोलने का अधिकार है। क्या है, बोलने का अधिकार दिया हुआ है। वो बहस, अगर संसद में कोई बहस चल रही है तो उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते संसद में। अगर संसद में किसी चीज पर वोट डल रहा है तो महान्यायवादी संसद में वोट डालने का उनको अधिकार नहीं है। तो अगर संसद में कोई नया कानून बन रहा है और कानूनी सलाह की अगर उसमें जरूरत है, तो महान्यायवादी संसद में आकर क्या देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, अर्थात उस कानून के बारे में क्या करते हैं, समझाते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती हैं भारत के महान्यायवादी की। जैसे सबसे पहले लिमिटेशन है, ये सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। इसको कुछ प्राइवेट केस लड़ने की आज़ादी है, लेकिन सरकार के खिलाफ ये कोई केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये सरकार का क्या है, वकील है। अब सरकार का वकील होते हुए कोई भी ये अपना प्राइवेट केस नहीं ले सकता जो सरकार के खिलाफ हो। तो सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, किसी ऐसे मामले में वकालत नहीं कर सकता जिसमें सरकार का हित क्या होता हो, प्रभावित होता हो। तो महान्यायवादी के लिए कुछ लिमिटेशन होती हैं। ये सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते और किसी ऐसे मामले में वकालत नहीं कर सकता जिसमें सरकार का क्या हो, हित प्रभावित हो। तो ये क्या है, महान्यायवादी की क्या होती हैं, लिमिटेशन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत का न्यायवादी के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी बात है वो आर्टिकल 76 में की गई है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, कितने दिन तक बना रहेगा ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ये संसद में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको संसद में बोलने का अधिकार है, लेकिन संसद में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अभी तक हमने महान्यायवादी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो महान्यायवादी का प्रावधान आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करता है कि कब तक उसका कार्यकाल कितना रहेगा, वो राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वही भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो महान्यायवादी किसका होता है? ना तो संसद का होता है, ना राष्ट्रपति का होता है, ना सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का होता है। वह भारत सरकार को क्या देता है? कानूनी सलाह देता है। नेक्स्ट, महान्यायवादी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है?
तो सांसद होना है, या राज्यपाल रह चुका हुआ हो, या मंत्री होना है, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए योग्यता। तो महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए। तो वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के क्या हो, योग्य हो। जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, 10 साल तक वकालत की हो या 5 साल क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, तो वो क्या है, योग्यता है। तो अगर वो योग्यता है तो वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी संसद में कहां बोल सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या कहीं भी नहीं? तो दोनों सदनों में महान्यायवादी बोल सकते हैं। वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं या राज्यसभा में बोल सकते हैं, लेकिन वो संसद में क्या नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते हैं। उनको संसद में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि नहीं कर सकते, उनको खाली बोलने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या होता है? महान्यायवादी का मुख्य कार्य होता है न्याय देना, या चुनाव कराना, या कर वसूली, या सरकार को कानूनी सलाह देना। तो जो महान्यायवादी का काम होता है वो सरकार को क्या देना, कानूनी सलाह देना होता है। संसद में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो जो महान्यायवादी जो संसद में भाग लेते हैं वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है ये अधिकार? तो ये अधिकार आर्टिकल 88 के तहत मिलता है। किसके तहत मिलता है? आर्टिकल 88 के तहत संसद में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को दिया हुआ है। जबकि महान्यायवादी की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 76 में की गई है, लेकिन संसद में भाग लेने का अधिकार है वो आर्टिकल 88 में दिया गया है। महान्यायवादी का पद किस प्रकार का है? तो जो महान्यायवादी का पद होता है वो क्या है, संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका संविधान में क्या हो, उल्लेख हो। क्या हो? संविधान में जिस चीज का उल्लेख हो वो पद कैसा कहलाता है? संवैधानिक पद कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, ये जैसे महान्यायवादी हो गए, ये सारे के सारे क्या है, संविधान में इनका उल्लेख है। तो संविधान में जिनका उल्लेख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संवैधानिक पद कहलाते हैं। क्या महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है? हाँ, लेकिन शर्तों के साथ में। हाँ, महान्यायवादी कुछ निजी वकालत कर सकता है, लेकिन उसके साथ में क्या है, कुछ शर्तें। जैसे वो अपने सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, या कोई ऐसा केस नहीं लड़ सकता जिसके सरकार को क्या हो, उससे नुकसान हो। तो कुछ शर्तों के साथ वो निजी वकालत कर सकते हैं। महान्यायवादी किस प्रकार का अधिकारी होता है? प्रशासनिक अधिकारी, विधि अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, या सैन्य अधिकारी? तो कौन सा अधिकारी होता है? विधि अधिकारी। ये याद रखिए, कंफ्यूजन होते हैं, लोग न्यायिक अधिकारी कर देते हैं, जबकि महान्यायवादी क्या होते हैं? विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी को पद से कौन हटा सकते हैं? तो महान्यायवादी से जो पद से हटा सकते हैं वो राष्ट्रपति से हटा सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्री क्या करता है, कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।